हेलो गाइस, वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड करते हुए, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, एक वीक तकरीबन हो गया है या उससे भी ज़्यादा हो गया होगा वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम फिर से लौट आए हैं। ठीक है, एक नए सिरे से, नए चैप्टर से शुरू करेंगे। अब नया चैप्टर जो है वो वापस साइंस का ही है। ठीक है, वो तो साइंस का ही है। कौन सा चैप्टर है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हमको चैप्टर जो है वो पढ़वाया जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज, पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है वो तो समझ लें, तभी तो आप उसका मैनेजमेंट कर पाओगे। ठीक है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज। वर्ड में नेचुरल है और रिसोर्सेज है। ठीक है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसे रिसोर्सेज जिसके अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट या तो नेचुरल एक्टिविटीज से जो हमको रिसोर्सेज मिल रहे हो, जहां पे ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी का लेना देना ही ना। समझ पा रहे हैं? ठीक है, रिसोर्सेज दैट अकर विद द नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, सॉरी ह्यूमन मैनकाइंड, या ह्यूमन माइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करिश्मा सब दिमाग का ही है। तो नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या? सीधी सी बात है, मैन मेड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, अगर इंसान ने बने होते तो हम उसको मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ये नेचुरल है, मतलब नेचुरल एक्टिविटीज से जो है वो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, उसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वन इज रिन्यूएबल एंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। दीज बोथ रिसोर्सेज आर वेल नोन टू यू, क्योंकि हमने आगे के वीडियो में इसके ऊपर बहुत ही डिस्कस में बात की हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा हम सुनते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, और अभी के रिन्यूएबल बहुत ही चल रहा है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी बोल रहे हैं, ये क्या है? वो रिन्यूएबल। अब क्या है रिन्यूएबल? ठीक है, रिन्यूएबल के अंदर पावर प्लांट्स हमने पड़े हुए थे। अब पावर प्लांट्स के अंदर हम क्या कर रहे थे? हम एनर्जी यूज कर रहे थे, पर वो एनर्जी आ कहां से रही थी? नेचुरल रिसोर्स। वो तो हम उसको यूटिलाइज कर रहे थे ना अपनी एनर्जी बनाने के लिए। आ कहां से रही थी? ठीक है, सोलर एनर्जी कहां से आ रही थी? सूरज में से, सन, नेचुरल है। हाइड्रो पावर एनर्जी बनाई, कहां से आ रहा है? रेन, वाटर में से, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, बायोमास एनर्जी कहां से आ रहा है? फूड्स। ठीक है, फूड्स के जो लास्ट में जो बचे कुचे जो खाना होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, ठीक है, कुछ भी काव का डंक होता है, लीव्स होते हैं, वो सब उससे बनता है बायोमास। तो वो भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, वोल्केनो से, वोल्केनिक इरप्शन से, यहाँ तो नीचे जो पत्थर पड़े होते हैं उससे। क्या है ये? मैग्मा, लावा, क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, विंड, विंड तो भाई ऑब्वियस सी बात है नेचुरल ही है, हमने तो नहीं बनाई। ठीक है, नेचुरल है। तो ये सब कौन सा हुआ? रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल अंदर के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि हमने बनाया हुआ है। ठीक है, हम तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रिंसिपल को, उस रियलिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन बनाया किसने है? गॉड नोस। ठीक है, तो नेचुरल है। अब न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? यूरेनियम। अब यूरेनियम कहां से बनता है? जमीन में से। इट इज नॉट अवेलेबल इन योर हैंड राइट नाउ, ऑफ कोर्स। ओके, इट इज नॉट मेड बाय अस, हम उसको खाली यूटिलाइज कर रहे हैं। यूरेनियम बनता कैसे है? जमीन में से। ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल जो भी हम कार में यूज करते हैं, कहां से बनता है? जो समुद्र होता है उसके नीचे की जमीन जो है, उसके डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको आया होगा शायद 8th या 9th में, मेरे को अभी इतना याद नहीं, लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस आता है। ठीक है, उसके अंदर सब प्रक्रिया, जो सब प्रोसेस है वो समझाई जाती है ऊपर से नीचे तक। लास्ट में जो बनता है वो डीजल, सबसे वो थर्ड क्वालिटी का। ठीक है, लास्ट में जो बच के निकलता है, तो वो सब पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। तो वो कहां से होता है? जमीन में से निकलता है भाई, ऑयल, पेट्रोलियम। ठीक है, इवन गोल्ड है, गोल्ड। ठीक है, सोना आप जो पहनते हो, वो भी कहां से निकलता है? जमीन में से। कोल, जिसमें से डायमंड भी बनता है, कोल। ठीक है, कोल भी कहां से मिलता है? जमीन में से। खान होती है उसकी, खान। ठीक है, कोल की क्या होती है? माइंस। इसके लिए तो माइनिंग इंजीनियरिंग यूज किए जाते हैं। गैस, वो भी नेचुरल।
तो सब नेचुरल रिसोर्सेज ही है, नॉन रिन्यूएबल हो कि रिन्यूएबल, इतना तो आपको पता चल ही गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, जो पहले से है, जिसको हम बोलते हैं नेचर, उस नेचर से बनी हुई एक्टिविटीज उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से हमको एनर्जी मिलती है, वी आर यूटिलाइजिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज रिसोर्स, and it is coming from, it is derived from natural, that why it is called as natural resource। ओके, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, तो पहले हमने बहुत सारा समझाया हुआ है। अब आप बोलोगे कि भाई नेचुरल रिसोर्स तो है, ठीक है, चलो उसका मैनेजमेंट करना जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज द नीड, व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, क्यों जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो जरूरी है। अगर आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, आपको डेवलप करना है, इफ वी हैव टू सस्टेन देन वी शुड डेवलप, वी शुड चेंज। अब वो चेंज के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि रिसोर्सेज की हानि ना पहुंचे, ठीक है ना। अभी पॉल्यूशन हो रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसीलिए हमको ये चैप्टर पढ़वाया जाता है कि हमको थोड़ा माइंड के अंदर थोड़ी आइडियाज आए कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, इसके लिए ही ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, एग्जाम में भी कहाँ पूछा जाता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, और एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये जनरल क्या बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं आएगा। आप JEE नीट दोगे 11th-12th साइंस लेके, उसमें भी नहीं आएगा, कॉमर्स में जाओगे उसमें भी नहीं आएगा, लेकिन क्यों पढ़ाया जाता है, इट इज द जनरल सब्जेक्ट। इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप सस्टेन कर रहे हो, ठीक है, आप सस्टेन नेचुरल रिसोर्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। सूरज ही नहीं है, कहां से आप जिंदा रहोगे, कहां से एनिमल्स जिंदा रहेंगे। आगे की पूरी ट्रॉपिक लेवल चली जाएंगे, हमने आर एनवायरमेंट चैप्टर में देखा था, ठीक है, आगे की पूरी ट्रॉपिक लेवल चली जाएंगे। अब ट्रॉपिक लेवल चली गई तो हम कहां से जाएंगे, हम तो सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, वी आर द किंग, लेकिन किंग कहां पे डिपेंडेंट है, इन द लोअर वंस, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्स करने पड़ते हैं। नीड्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है, नीड्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य के लिए हमको मैनेज करना है। आपको शायद पता होगा कि, या तो ना पता तो मैं बता दूं कि अभी जो है वो तकरीबन हमारे पास 100 सालों का फ्यूल पड़ा हुआ है, पेट्रोलियम, 50 से 100 सालों तक पेट्रोलियम हमने पड़ा हुआ है, इतना ही हमारे पास खोद खान पड़ा हुआ है। अब वो 50-100 साल पूरा हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मेरा पोता आया या आपका पोता पोती आएंगे, उनके पास गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं है, ठीक है। आप इमेजिन कर लीजिए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको जाना पड़ेगा पैदल। पैदल पहले भी जाते थे, पहले बैलगाड़ी में भी जाते थे, लेकिन अभी क्या है, आदत पड़ गई है गाड़ी पे जाने की, पैर चलते नहीं है अभी, ठीक है, मेरे भी नहीं चलते, आपके भी नहीं चलते, ठीक है, वॉक करते हैं अलग से, वो बात अलग है। तो क्या होगा, आगे चल हमारे पास पेट्रोलियम है नहीं, तो फ्यूचर डिमांड्स के लिए जो है वो मैनेज करना जरूरी है। दूसरा क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अगर होंगे तो पूरी की पूरी इकोलॉजी जो है वो मेंटेन रहेगी। सूरज होगा, ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम होंगे, फूड होगा, ठीक है, वाटर होगा, सब कुछ जो इकोलॉजी है पूरी की पूरी वो मेंटेन रहेगी, अगर नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन हुए तो। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन होगा, वो तो हम देख ही रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग। अब एक दूसरी बड़ी बात जिसके अंदर हम चाइना से कॉम्पीट करते हैं, वी आर कॉम्पिटिंग विद चाइना, पॉपुलेशन, यू आर राइट, ठीक है, हमारी और चाइना की पॉपुलेशन लगभग लगभग एक जैसी होती जा रही है, ठीक है, हम कंपटीशन इसमें है, सबसे ज्यादा हम टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चाइना के बाद। पॉपुलेशन के अंदर इंडिया तकरीबन अभी बोल रहे हैं कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन ये 135 से 150 करोड़ कब पहुंचाएगी पता नहीं चलेगा ठीक है, तो ये पहुंचती रहती है। तो एवर लास्टिंग पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है अपन के देश को देखें तो, इन इंडिया। तो उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अभी से फ्यूचर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है।
कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। कम तो हो रही है पर जितनी हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेग्लेजिबल है, क्योंकि सामने बढ़ बहुत रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, अनलिमिटेड लिखा हुआ है मैंने, पर लिमिटेड है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लेकिन लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो सबको तो देना है ना। हम एक तो नहीं है, मैं एक तो नहीं हूं कि मैं सब ले लूं, सूरज की गर्मी सब मैं ही ले लूं, ठीक है ना, सबको जरूरत है। दूसरा, कि सबको जरूरत है तो सबको मिल बांट के खाना पड़ेगा, ठीक है। सबको उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए, वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, वही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज को हम जो है वो यूटिलाइज करना है, लेकिन विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। क्योंकि कई कबार ऐसा होता है कि हम नेचुरल रिसोर्स यूज तो कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, और हमको पता है इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, इसलिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हाल ही में पानी के अंदर आग लगी थी, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में कहीं कहीं पे समुद्र के अंदर पानी के अंदर आग लगी। अब क्यों लगी तो वो तो मेरे को भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आग लगी थी, पता नहीं, ऐसा बोल रहे थे, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। तो ये सब चीजें, जैसे कि ग्लेशियर्स जो हिमालय के, हिमालयाज, ठीक है, हम बोलते हैं जो, वो सब पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन द वे वी आर यूजिंग द, वी कैन से, वी आर यूजिंग द टाइम, ठीक है। जैसे हम अपने दिमाग को यूज करते हैं, जितने हमारे पास दिमाग में थॉट्स हैं, उसी तरीके से हम ऐसे जैसे 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 हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं। तो वो कंट्रोल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ही जरूरी, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमको मैनेज करना है। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, उसको भी प्रिजर्व करना है, उसको भी कंजर्व करना है, क्योंकि वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो है तो हम हैं, ठीक है। अगर वो नहीं तो हम नहीं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं तो हम पानी, हम भी पानी कम नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो हम भी चाय कम पानी है, वो भी जरूरी है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एक पिक्चर ऐसे ही मैंने रखी हुई है, ये कोई एग्जाम में आपको बनानी नहीं है, ठीक है, ये तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अब आप बोलोगे कि भाई फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी क्यों मैनेज करना है, ठीक है, क्यों मैनेज करना है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी के अंदर लॉस हो गया तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी चली जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी इकोलॉजी, पूरे के पूरे ट्रॉपिक लेवल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पूरी की पूरी साइकिल है, हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, पूरी का पूरी साइकिल है। अगर उसमें से एक भी चेन ब्रेक हो गई देन द होल साइकिल विल डिस्ट्रॉय। साइकिल रिपीट होती है, ठीक है, इट इज रिपीटिंग, कभी भी वो ओपन नहीं होती, क्लोज नहीं होती, क्योंकि क्लोज लूप है, उससे वो है, उससे वो है, उससे वो है, वापस चल रहा है, बारी उससे वो है, उससे वो है, ठीक है, वही होता है। अगर साइकिल के पेंडल हम मार रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, अब साइकिल के पेंडल मैंने मारे, पेडल, ठीक है, अब पेडल को प्रेस करना बंद कर दिया, क्या हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। साइकिल जब तक चल रही है तब तक वो बैलेंस में रहेगी। अगर साइकिल को हमने छोड़ दिया और पाँव आप ऊपर नहीं रखो, पाँव जो है वो जमीन पर नहीं रखो, तो साइकिल गिर नहीं जाएगी, समझ रहे हो। तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी वैसा ही है कि बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस हुआ तो इकोलॉजिकल का बैलेंस हिल जाएगा, तो वो चलती हुई साइकिल है, अगर रुक गई then it will create the problem to us and those ecology। अब ये फॉरेस्ट जो है वो क्यों हमको बचाने हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर हम तो इनडायरेक्टली हैं ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड, मतलब हम उससे तो इन्फ्लुएंस है ही, फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से हम तो डिपेंडेंट ही, लेकिन कुछ डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी हैं फॉरेस्ट के, जैसे कि लोकल पीपल, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट। तीसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब लोकल पीपल क्या, जहां पे हम बोलते हैं कि ट्राइबल पीपल जो है,
ठीक है, ट्राइबल पीपल उस पे ही डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के अंदर। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, उनका धंधा पानी उससे चलता है, उसका खाना उनसे चलता है, फॉरेस्ट से, ये फ्रूट्स खा के। दूसरा वो कुछ लकड़ियां बेच बाच के इंडस्ट्रीज में या छोटा बड़ा कुछ बना के काम चलाती हैं, अपना गुजरान करती हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन देम डायरेक्टली। ओके, क्यों? क्योंकि उनको लार्ज क्वांटिटीज में फायरवुड चाहिए, टिम्बर चाहिए उनको जलाने के लिए। बिकॉज वो क्या होते हैं कि वो कभी रोड पे आते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि लाइट क्या है। अभी तक यहाँ पे इंडिया में भी ऐसी बस्तियां हैं, ठीक है, और उनको ये सब चीजें चाहिए, टिम्बर, वुड। दूसरा बैम्बू उनको चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बास्केट बनाते हैं कुछ चीजें रखने के लिए या बेचने के लिए भी बाम्बू बनाते हैं, उसके लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अब एग्रीकल्चर है, उसकी भी इक्विपमेंट्स कहाँ से बनते हैं? लकड़ों में से। लकड़े कहाँ से आएंगे? पेड़ में से, फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट कहीं पे भी आ रहा है, इतना समझ लीजिए। दूसरा, अगर कैटल को ग्रेस करवाना है, ठीक है, उनके खुद के कैटल्स हैं, हम कहाँ पे लेके जाएंगे? जंगल में, फॉरेस्ट में। घास खिलानी है, घर पे तो नहीं है, घर पे कितनी खिलाओगे? ठीक है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, कितनी घास खिलाओगे घर पे? ठीक है, तो ये लोकल पीपल जो है वो उस पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट के। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व करता है। हमको पता हुआ कि आईएफएस बना जाता है, ठीक है, आईएएस आईपीएस होता है, वैसे आईएफएस भी होता है। अब वहां पे जाके हमको करना क्या होता है? वी हैव टू कंजर्व एंड वी हैव टू एनकरेज टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट की देखभाल करना आईएफएस का काम होता है, तो उसकी भी पुलिस होती है, फॉरेस्ट पुलिस, पुलिस, ठीक है। तो और वो ज्यादातर उनका काम क्या होता है कि उनको मेंटेन तो करना ही है, और वो पाइन, ठीक है, पाइन जो है, फिर मोनोकल्चर्स है, इलिप्टिकस, ठीक है, यूकालिप्टस, ये थोड़ा माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, शब्द ही थोड़ा है इस तरीके से। यूकालिप्टस जो है, और टीक, वुड, वो टीक क्या है? वो वुड का एक टाइप है, पाइन वुड का एक टाइप है। तो वो सब जो है वो बनाती है। अब वो सब क्यों बनाती है? क्योंकि वो प्लांटेशन से क्या होता है, हमारे इंडिया को ही फायदा है, क्योंकि वहां से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आपके जो पेपर बनते हैं, आपकी जो बैट्स बनती हैं, वो सब किससे आती है? आपकी क्रिकेट की बैट्स बनती हैं, यहाँ तो कितने सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनते हैं, कितने सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनते हैं, वो सब कहाँ से आएंगे? फॉरेस्ट में से। पेपर कहाँ से आएगा जिसमें आप लिख रहे हो अभी? कहाँ से पेपर आएगा? फॉरेस्ट में से, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली। दूसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी मैंने बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना है? इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल की तरह उसको फॉरेस्ट चाहिए, क्योंकि उसके जो लकड़ियां हैं वो उनको चाहिए। टिम्बर है, पेपर है, लैक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सब इससे ही बनाएंगी इंडस्ट्रीज। जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ये सब चीजें बनाती हैं, तो उनको तो फॉरेस्ट चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि उनका गुजरान नहीं उसमें, और जरूरी भी है अभी के लिए तो। फिर आता है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट। अब ये क्या होते हैं? ये इनको कुछ सर्विसेज देनी नहीं होती, यहाँ तो उनका गुजरात उसमें नहीं चल रहा है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो वो शौक है उनको, ठीक है, दे आर एंथुसियास्ट। उनको पिकनिक पे जाने का, उनको नेचर में वंडर्स करने का, वाइल्ड लाइफ वंडर्स देखने का उनको शौक है। तो ये जो पैशनेट ग्रुप है, जो एंथुसियास्टिक ग्रुप है, वो भी इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो बरसों बरसों तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वहां पे रुकते हैं बाकायदा, उनको मजा आता है, ठीक है, तो वो भी उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दीज आर दी डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज ने पार्ट लिया था, वॉलंटरी, ठीक है। ये कम्युनिटीज कौन सी है? वॉलंटरी है। दे हैव नॉट टोल्ड टू टेक पार्ट, दे केम टू टेक पार्ट बाय बिकमिंग वॉलंटियर्स। उन्होंने, किसी ने बोला नहीं था कि आप आओ, उन्होंने खुद ने सर्व किया है। ऐसी 3 कम्युनिटीज यहाँ पे मैं कवर करूंगा,
ठीक है, ऐसी तो बहुत सारी है, और आप रिसर्च करके मुझे भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि कौन सी कम्युनिटी है। और ठीक है, यहाँ पे हम ज्यादातर तीन जो है वो देखने वाले हैं। एक बिश्नोई कम्युनिटी, चिपको मूवमेंट, बहुत ही फेमस है चिपको मूवमेंट। दूसरा वेस्ट बंगाल साल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये तीन जो है हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब बिश्नोई कम्युनिटी ने क्या किया, ठीक है ना, बिश्नोई कम्युनिटी क्या थी। अब बिश्नोई कम्युनिटी मतलब क्या, बिश्नोई एक कम्युनिटी है, इंसान नहीं है उसके अंदर। जो बिश्नोई कम्युनिटी मतलब बिश्नोई कम्युनिटी वाली जो एक औरत थी, अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी, ये जो फीमेल विलेजर थी, कहाँ की, तो हम बोल सकते हैं कि एक विलेजर थी राजस्थान। बिश्नोई कम्युनिटी जनरल कहाँ से, राजस्थान से। अब वहां पे क्या हुआ कि तब, अब मान लीजिए 1700 की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के एरा की बात है, जब ब्रिटिशर्स भी शायद हमारे पास आ गए होंगे, तब की बात है। तो सोल्जर्स या कुछ भी जिन्हों को इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, या तो उन्हों को खुद का कुछ करना था, तो वो क्या करती थी, पेड़ काटने के लिए आ रहे थे। तो ये अमृता देवी, उन्होंने एक स्टार्टअप या तो इनिशियल स्टेप लिया। क्या लिया, उन्होंने झाड़ को हक कर लिया, ट्री को हक कर लिया, खुद खुद से, तो खुद को ट्री के साथ हग हग कर लिया, और उन्होंने बोला कि मैं उनको काटने नहीं दूंगी। ठीक है, सोच लीजिए आप, इमेजिन क्या हो रहा होगा उस टाइम पे। अब वो सोल्जर्स जो है वो इतने बेरहम थे कि वो लटके हुए इस तरीके से, उन्होंने एक एक इंसान, तो उसने बाकियों को भी बोला कि आप भी इस तरीके से करो। उसने एक झाड़ पकड़ा, अमृता देवी ने, बाकी सब गांव वाले भी ऐसे आ गए झाड़ पकड़ने के लिए, ट्रीज को पकड़ने के लिए, हक करने के लिए। छोटे बच्चे थे, बड़े थे, ठीक है, बूढ़े थे, जिन्हों के पास जो जो अवेलेबल थे सब वो चिपक गए उसके साथ, जो है वो गले लगा लिया। बिश्नोई कम्युनिटी के विलेजर्स जो थे, ठीक है, राजस्थान के, वहां तक उन लोगों का डेडिकेशन। उस अमृता देवी ने क्या बोला जानते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, उन्हों की शब्द में हम बोले तो ये अच्छा होगा, अ चॉप्ड हेड इज चीपर देन द फेल्ड ट्री। ठीक है, सोच लीजिए आप, क्या वो डेडिकेटेड वुमेन होगी। और क्या होता था कि ये जो है वो उनके धर्म के अंदर आता था, बिश्नोई के अंदर, उनके रिलीजन के अंदर आता था, कि उनके रिलीजन में ही ऐसा था कि नेचर को जो है वो प्रोटेक्ट करना कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना, वो सिखाया जाता था। तो उसने ऐसा बोला कि अगर मेरा सर कट जाए, उसकी कीमत जो है वो पेड़ कटने से तो कम ही है, बहुत कम, उसने ऐसा बोला। तो उस वजह से कैसे ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो, उसने वॉलंटियर्स काम किया था, और इसके अंदर 363 360 बिश्नोई विलेजर्स जो है वो मारे गिए गए थे सोल्जर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि किसके लिए, खेजारी फॉरेस्ट उसका नाम था, ये फॉरेस्ट का खेजारी फॉरेस्ट। लगभग लगभग 363 जो विलेजर्स थे वो मारे दिए गए, मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर वेल फेमस, ठीक है, चिपको मूवमेंट, हमने बहुत सारा सुना हुआ है, शायद आपने एसएसटी पढ़ा हो, सोशल साइंस, उसके अंदर भी आता है चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट क्या था। अब चिपको मूवमेंट क्या था कि ये सब जो औरतें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आपको औरतें दिख रही हैं, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये क्या कर रही थी, झाड़ के उधर इर्द गिर्द पूरी जगह पे चिपक जा रही थी। चिपक जाओ, चिपको में मतलब चिपको किससे, झाड़ से, ट्री से। ठीक है, क्यों चिपकना है, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही था जो बिश्नोई कम्युनिटी में, कि कट करने आ रहे थे सोल्जर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, हम आपको करने ही देंगे, हम चिपक देंगे यहाँ पे। तो वो था चिपको मूवमेंट, और ये चिपको मूवमेंट शायद तक हुआ था उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो ये जो चिपको मूवमेंट हुआ था, शायद नहीं, पक्का है किस विलेज के अंदर हुआ था वो तो इतना तो नहीं पता। उत्तराखंड के अंदर जो है वो ये हुआ था चिपको मूवमेंट। ठीक है, वो भी वॉलंटियर ही वर्क था, उन्होंने किसी ने बोला नहीं था, वॉलंटियर वर्क था। उसके बाद वेस्ट बंगाल साल फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है अराबारी, ये अराबारी के साल फॉरेस्ट है। ठीक है, आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, अराबारी के साल फॉरेस्ट है, दोनों पिक्चर्स में वही एक ही जगह है, लेकिन अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग एंगल पे। तो ये अराबारी के फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर जो काम करते हैं, उनमें से एक ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, उसने वॉलंटियरी कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाए थे खुद से। ठीक है ना, वॉलंटियरी, उस वो तो काम तो करते ही थे आईएफएस के लिए, तो उसने और भी कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस और ये सब क्रिएट की और बचाने की कोशिश की थी।
वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो थी वो। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आगे के पार्ट में जो है हम आगे का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने पहले देखा कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो नेचर के द्वारा एक्टिविटीज से चलते हैं, नॉट द मैन मेड एक्टिविटीज। पूरी की पूरी उस पर डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं नेचर रिसोर्सेज। अब नेचर रिसोर्सेज के अंदर दो होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, उसके बाद हमको क्यों मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, क्यों करना है, बिकॉज वी आर सस्टेनिंग ऑन देम, विदाउट देम वी कैन नॉट सस्टेन। इसके लिए हमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ उसके अंदर ही आता है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। उसको हमको मैनेज करना ही करना है भाई साहब। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ तो इकोलॉजिकल बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, मैंने बात की थी साइकिल वाली। उसके बाद स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स जो उन पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, लोकल पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंथुसियास्ट। ठीक है, और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है। फिर हमने लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की। फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था उनकी बात की, विश्नोई कम्युनिटी, चिपको मूवमेंट, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वो सब। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट में आगे का देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।